प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। सियासी उफुक पर फिर हलचल शुरू हुई है। आज एक अखबारी खबर के मुताबिक, जो कि अंसार अब्बासी साहब की खबर है, वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने शहबाज शरीफ साहब की जानिब से मुज़ाकरात की जो पेशकश है उसे कबूल कर लिया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बैरिस्टर गौहर को यह हिदायत की है कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये मीडिया की चकाचौंध से दूर होने चाहिए। और वो समझते हैं कि पहले जो मुज़ाकरात हुए थे वो भी इसलिए नाकाम हो गए थे क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा मीडिया हाइप मिल गई थी। तो इमरान खान साहब बातचीत करना चाहते हैं। जो ऑफ़र शहबाज शरीफ साहब ने की है कि बातचीट करें, उसको वो कबूल कर रहे हैं, अपनी पार्टी को गो हेड भी दे रहे हैं। साथ ही साथ इस खबर के आखिर में ये दावा भी किया गया है कि पीटीआई के ज़राए के हवाले से वो कहते हैं कि इमरान खान चाहते हैं कि मुज़ाकरात को इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल हो, और साथ ही साथ वो कहते हैं कि इस अमल को आसान बनाने की खातिर इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे से मुलाकात के लिए भी वो तैयार हैं। ये दावा किया आज अंसार अब्बासी साहब ने अपनी स्टोरी में, और जाहिर है इसके बाद फौरी तौर पर आज पीटीआई का रिएक्शन इस पर लिया गया। बैरिस्टर गौहर साहब से पूछा गया, उन्होंने कहा कि जी मुझसे रब्ता नहीं किया गया स्टोरी के लिए, अलबत्ता मुज़ाकरात के लिए तो हमेशा से इमरान खान ने कह रखा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, यानी उन्होंने भी कैटेगोरिकली इसकी तरदीद नहीं की। तो क्या मुज़ाकरात अब एक मरतबा फिर शुरू होने जा रहे हैं, लेकिन क्या इस मरतबा ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत होगी? जिस तरह से पार्लियामेंट में कमेटियां बन के बातचीत हो रही थी वो नहीं होगी? ये इसके खदोखाल क्या होंगे? एक तो हम इस पर बात करेंगे। दूसरा, आज इमरान खान साहब की मुलाकात या उनसे मुलाकात उनके सियासी रुफ़का की होनी थी, वो फिर नहीं हो सकी। मंगल को जो मुलाकात की लिस्ट बनाई गई थी 6 लोगों की, उसमें से 3 लोगों की मुलाकात हो गई, आलिमा खान साहिबा और बाकी बहनों की भी मुलाकात हो गई, लेकिन आज किसी की भी मुलाकात नहीं हो सकी। तो इसको पीटीआई किस तरह से देख रही है? कुछ आवाम के रिलीफ के हवाले से चीज़ें, खासतौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर खदशा है कि 7 रुपये तक की जो कमी है उससे आवाम को महरूम रखने का फैसला किया जा रहा है। क्या ऐसा ही है? और अगर किया जा रहा है तो इसके क्या मकासद हैं? इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। और डेफिनेटली साथ साथ जो पाकिस्तान को भारत के हवाले से चैलेंजेस दरपेश हैं, जो जयशंकर दावे कर रहे हैं, जो राजनाथ सिंह कह रहे हैं, और जयशंकर कह रहे हैं कि जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म नहीं होगी तो फिर पानी का मसला हम हल नहीं होने देंगे, और ये चलता रहेगा और ये सस्पेंड रहेगा माहिदा। इन तमाम इशूज़ पर हम बात करें। नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया चंद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, खुशामदीद। और कुछ देर में बैरिस्टर उमैर नियाज़ी हमें ज्वाइन कर लेंगे। चंद साहब, मुज़ाकरात तो अच्छी बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी असद भाई, मुज़ाकरात मैं समझता हूँ इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है पाकिस्तान में, मैंने अपनी ज़िंदगी में नेशनलिज्म इतना पीक पे जाते हुए पहली दफ़ा देखा। अच्छा, पिछले 3-4 साल में ही आप? नहीं, मैंने कारगिल की जंग भी हमने देखी, उसके बाद भी हमने कू भी देखे, मुशर्रफ का कू भी देखा। ये जो हम अपनी सियासी ज़िंदगी में जो हमने बालग होने के बाद चीज़ें देखी, अब इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के इदारों की पब्लिक के साथ एक बहुत अच्छी लेजान बना है। पब्लिक अपने इदारों के पीछे खड़ी हुई है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन या शिद्दत जो थी आज से 3 साल पीछे चले जाएं जो हुई, और मुख्तलिफ बानों से, कभी नून लीग टेबल के दूसरी तरफ थी, कभी पीटीआई टेबल की अब दूसरी तरफ, तो पीपल्स पार्टी ने तो का तजर्बा एक अलग किस्म का है। पीपल्स पार्टी ने फांसियाँ भी ली, कुर्बानियाँ भी दी, लेकिन एक लिमिट सामने कभी क्रॉस नहीं की। वो लिमिट्स इस मुल्क में क्रॉस होती रही इन दोनों पार्टियों की तरफ से। अब मैं समझता हूँ इस वक्त एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हुकूमत के पास आई है कि हुकूमत को उसको अवेल करना चाहिए और उसको इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त मैं समझता हूँ कि सियासतदानों के हवाले कर देनी चाहिए और फ्री हैंड होना चाहिए कि बैठ के हमारे, मैं समझता हूँ ये जो शिद्दत, छोटे मोटे जिन्होंने गलतियाँ की भी हैं उनको मिलनी चाहिए, जो माफ़ी मांगे उसको भी मिलनी चाहिए। कुछ को रियासत खुद भी, ईद आती है तो लोगों को माफ़ी नहीं मिल जाती, या कोई मुल्क के लिए खुशखबरी आती है, कोई बड़ा काम होता है, तो इसमें एक मसला मैं समझता हूँ इस वक्त स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। पाकिस्तान क्राइसिस में हमने एक जंग लड़ी है। जब जंगें होती हैं तो वक्ती तौर पे तो लोग ढोल बजा रहे होते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन इकनॉमिक इम्पैक्ट एक बहुत बड़ा होता है जी। और हमारे जैसी मईशत जो है, जिसको पता नहीं कितने रगड़े लगते हैं, हर 6 महीने बाद कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो जाता है, कभी दर्दना कभी कोई, और हमारे यहाँ ये एक सिलसिला चलता रहता है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि हमने दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए हमारी कौम का एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ इन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल मुज़ाकरात इस स्पिरिट के साथ, हाँ, इस स्पिरिट के साथ ज़रूरत क्या है कि इस स्पिरिट के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए कि मुज़ाकरात इस मुल्क के लिए क्यों ज़रूरी है।
देखिए किसी एक पार्टी की ना ये मीडिया को हाइप देनी चाहिए कि मुज़ाकरात में किसी की ज़ेर हो रही है या कोई मैं यही सवाल अपर एंड है या कोई तासुर ये है चंद साहब कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक दरवाजा खुलता है तो PMLN लूजिंग एंड पे चली जाएगी। नहीं, मेरे ख्याल में कोई लूजिंग एंड पे नहीं जाता, कोई अपर एंड पे नहीं जाता। अब सबकी ज़रूरत है, कोई इररेलेवेंट जमात नहीं है इस मुल्क में, और ये समझना कि फ़लाँ इररेलेवेंट हो गया तो आज मैं रेलेवेंट हूँ, ऐसा नहीं होता। यहाँ इररेलेवेंट होते हुए टाइम नहीं लगता, एक वाक़या होता है बंदा इररेलेवेंट हो जाता है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त ज़रूरत है हमें स्टेबिलिटी की, ज़रूरत है हमें अपनी सियासी शिद्दत को कम करने की, और बिल्कुल हमें इदारों को इससे दूर रखना चाहिए, और इदारों की इज़्ज़त जो बनी है हमें उसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए, बढ़ाना चाहिए। कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि जिससे हम फिर हमारी कौम का वो एक स्पिरिट ख़त्म हो। या अभी आज से चंद हफ्ते पहले हमारा मुकाबला देखे ना, बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं आपको मुख्तलिफ सफारती सतह पे भी, आपको डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके फोर्सेज ने आपका सर फख्र से बुलंद किया है। तो आप पॉलिटिकल क्लास की जिम्मेदारी है कि वो भी इस लोगों के सर फख्र से बुलंद करें। जी बिल्कुल सही है। बैरिस्टर साहब, मुज़ाकरात के हवाले से PTI को कितनी स्पेस दी जा सकती है या कौन सी चीज़ें, क्योंकि ये यकजहती का जो माहौल बना है इस पर जैसे चंद साहब भी कह रहे हैं, ओवरऑल एक फ़ज़ा मुल्क में है कि ये माहौल बरकरार रहना चाहिए, ये पाकिस्तान की इस वक्त की ज़रूरत है, जो बैरूनी चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश हैं उसे टैकल करने के लिए। भाई पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं चंद साहब की चीज़ से बिल्कुल अग्री करूंगा कि नियर फ्यूचर में या नियर पास्ट में हमने इस तरह की जो मकबूलियत है, जो लोगों का प्यार और लगाव अपने अफवाज के साथ, उनके शोधाओं के ख़ानदान के साथ, उनकी सिपा सिलार के साथ है, वो आज तक नहीं देखा रह गया। पिछले एटलीस्ट 3 डेकेड्स में तो नहीं देखा गया। और आज पूरी कौम मोटिवेटेड है, एक है, और अपनी आर्मी चीफ और अपने जो अफवाज हैं उनके पीछे खड़ी है। अब यहाँ से आगे जो हैं 2 रास्ते हैं कि चीज़ों को फिर उलझाया जाए, ख़राब किया जाए, या बेहतरी की तरफ लाया जाए। देखिए यहाँ आपकी इकोनॉमी को देखें, आप मैशत को देखें और चीज़ों को देखें, अब काफ़ी चीज़ें जो है ना वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। यहाँ चीज़ें रोज़ एवरी सिंगल डे यहाँ चीज़ें चेंज हो रही हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और ये तमाम इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, ये इस चीज़ की गवाही देते हैं कि पाकिस्तान इज़ ऑन द राइट ट्रैक। तो अब इस पोजीशन, इस पॉइंट पे हमारी कोशिश होएगी कि हम अपोजिशन को, ख़ासतौर पर PTI को दोबारा उनको कहें कि वो अपने जो उनका बयानिया था उसको वो रिविजिट करें। जहां वो 1971 की जंग चलाते रहे और पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे, उसको रिविजिट करें और उससे बैक ऑफ करें। अगर वो नहीं करेंगे तो इसका नुकसान लॉन्ग टर्म में उन्हीं को ही होगा, और अभी भी हो रहा है। देखें, इफ यू सी द रियलिटी, तो नेगोशिएशन टेबल से हम उठ के नहीं गए थे। हम इनको बार बार कह रहे थे कि ये जो नेगोशिएशंस खत्म होंगी, ये बाय जो नेक्स्ट वीक वेडनेसडे है तब खत्म होगी। लेकिन जुमेरात मंगल की जो शाम है, ये इन्होंने खुद नेगोशिएशन से बायकॉट किया और ये निकल के चले गए। अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने क्या चीज इनके पीछे थी, क्या चीज अचीव करनी थी, वो कर सके या नहीं कर सके, लेकिन वो एक बैड मूव था। फिर इसी तरह इस ड्यूरिंग दिस इंटायर द वॉर पीरियड था, जब मुल्क बड़े मसले और मसाइल में चल रहा था, जब हमारी आर्म फोर्सेस वर एंगेज्ड एट एवरी बैटल फ्रंट, वो कुछ लोग ऐसे तब भी इनके अंदर थे जो गलत लोगों को खराब करने वाली और लोगों को डीमोटिवेट करने वाली ट्वीट्स कर रहे थे, ये उन चीज़ों को कर रहे थे। देखें, ऐसे लोगों को आपको अकाउंटेबल रखना चाहिए, उनको उस रेड लाइन में या रेड लिस्ट में रखना चाहिए, एंड दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट। कि देखें ना, हमारे अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो हैं वो जो भी हैं वो हैं, लेकिन जब हम एक मुल्क के साथ पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस की लड़ाई कर रहे हैं, अपनी सॉवरेंटी की लड़ाई कर रहे हैं, उस टाइम पे ऐसे बयानात और ऐसी चीजें आना, आई डोंट थिंक सो इट इज एक्सेप्टेबल फॉर एनीवन इन पाकिस्तान। और उन लोगों के साथ ना कोई खड़ा होगा, ना उनको कोई सपोर्ट करेगा, एंड वेरी होपफुल कि अपनी चीज को दोबारा रीनेगोशिएट करके दे विल कम बैक। समझा, ये आपकी इन बातों का जवाब तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि उमैन सब आ जाएं, या जब तब तक प्रोड्यूसर साहब उनको ऑडियो पे ले लें ताकि वो रिस्पॉन्ड भी करते रहें। लेकिन एक तासुर ये है बैरिस्टर साहब के, जाहिर है हुकूमत जो है उसने पहला कदम उठाना होता है, और TTI ये मांग रही है कि इमरान खान साहब पर जो मुकदमात हैं वो सियासी नोयत के हैं, इमरान खान की रिहाई अमल में आनी चाहिए, और ऑब्वियसली अगर आप प्रोसिक्यूशन उस अंदाज में थोड़ी सी तब्दील करेंगे तो उनको अदालतों से थोड़ा रिलीफ मिल सकता है।
क्या आप समझते हैं अब हुकूमत को तो जाहिर है कोई खतरा नहीं होगा, इमरान खान रिहा भी हो जाते हैं तो हुकूमत तो ख़त्म हो नहीं सकती, उनके पास नंबर्स नहीं है, तो इसमें क्या हुकूमत के लिए ये एक्सेप्टेबल होगा अगर इस बात पर वो गौर करेंगे? देखें, हुकूमत के पास तो ऑल ऑप्शंस आर ओपन। हमने कभी भी नेगोशिएशन के दरवाजे बंद नहीं किए और हमने मल्टीपल टाइम्स इनको एंगेज किया, वो पार्लियामान का फोरम हो, वो पार्लियामान के बाहर हो, और हम आज भी एंगेज करने के लिए तैयार हैं और चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए तैयार हैं कि जब आज तमाम चीज़ें राइट साइड पे जा रही हैं तो व्हाई डू यू वांट टू स्टैंड ऑन द लेफ्ट साइड एंड डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट द कंट्री और योर फोर्सेस। तो हुकूमत कल भी तैयार थी और आज भी तैयार है। आप ये जो चंद साहब, आप क्या समझते हैं वैसे जो पीटीआई का मुतालबा, आपके ख्याल में माहौल को तब्दील करने के लिए या पीटीआई को ऑन बोर्ड करने के लिए इमरान खान की रिहाई ज़रूरी है? देखिए जी, रिहाई तो अदालतों के जरिए होगी। हुकूमत इस तरह ना, वो मेरे ख्याल है वो हुकूमत से रिहाई लेना चाहेंगे ना हुकूमत को देनी चाहिए। हुकूमत के दाद तो प्रोसिक्यूशन लेकिन मेरे ख्याल में अदालतों के जरिए रिहाई होती है, अदालतें तो बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। और पोलिटिकल क़यादतों के ऊपर मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में इतना ही काफ़ी होता है जितना होता है, ज़्यादा नहीं। इससे पहले भी पीपल्स पार्टी तो इस सारे सिस्टम को फेस कर चुकी है और हम समझते हैं कि ये माहौल अच्छा नहीं है, ये ख़त्म होना चाहिए इस मुल्क से, ये चीज़ें हमेशा के लिए ख़त्म होनी चाहिए और हमें एक दूसरे के लिए बर्दाश्त, पब्लिक के लिए सोचें ना। आप देखें, अगर आपके पास आज आपकी डिफेंस स्ट्रेटजी या आपका नुक्ता नज़र से आपकी बढ़तरी हुई है अल्लाह के फजल करम से, तो हमें और शोबे भी है ना, गुर्बत भी है, हमारे पास बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी है, हमने उनको भी पॉलिटिकल डायलॉग भी करना है, ऑपरेशन भी साथ साथ चल रहा है। KPK में अफ़गानिस्तान के साथ हमारे मामला आते हैं, किसान की बदहाली है, गरीब तनख्वाहदार तबका महंगाई में पिस रहा है, बिजली महंगी है उसको सस्ता करना है, लाइन लाइसेंस कम करने हैं, कितने अहम इशूज़ हैं पाकिस्तान के, पानी की जंग है या NFC अवार्ड अभी आ रहा है। हुकूमत के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं और अगर हुकूमत कामयाब हो जाती है इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने में, तो मैं समझता हूँ हुकूमत के ये चैलेंजेस जो हैं 50% कम हो जाएंगे और हुकूमत को फिर मौका भी मिलेगा बेहतरीन काम करना और उनकी इकनॉमी में भी फ़ायदा होगा। लेकिन अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो फिर मामलात हमारे ठीक नहीं होंगे। खुद इस आप कह रहे हैं गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। फायदे गवर्नमेंट को होगा। हाँ। सबसे बेनिफिशियरी तो गवर्नमेंट होती है जो रूल कर रही है। खतरा गवर्नमेंट को कोई भी नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट जा सकती नहीं है जब तक नंबर नहीं है। जो खतरे की बात है ना, खतरा यहाँ खतरा सामने नहीं नजर आते होते यहाँ खतरा जो होता है ना वो दीवार के पीछे बड़े खतरे होते हैं। वो तो फिर हर सूरत में हो सकते हैं, वो होते हैं। चले वैसे मैंने ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं आप हमें जल्द ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि ये जो आज की स्टोरी है अंसार अब्बासी साहब की कि इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ को मुस्बत जवाब दिया है मुज़ाकरात के लिए, क्या इसके खद्दोखाल पीटीआई के जहन में है? बुनियादी तौर पर ऑफ द हाउस पे शहबाज शरीफ साहब से ऑफर थी कि स्पीकर चैम्बर में वो मिलने को तैयार हैं ऑपोजिशन से, और आपने देखा था कि बैरिस्टर गौहर ने उस पर रिस्पॉन्ड किया था और कल मंगल वाले दिन बैरिस्टर गौहर साहब इमरान खान साहब को मिले और उनके साथ ये सारी डिटेल शेयर की थी। तो उसके बाद जब ये डिसाइड हुआ है कि वो मिलेंगे और आगे फर्दर ज्यादा, क्योंकि उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया चीजों को, क्योंकि करेंगे तो जाहिर बात है पहले एफसेंट बाकी चीजों में बन जाते हैं। ये सर जब अभी चंद साहब क्या बात सुन रहे थे बैरिस्टर साहब, वो ये कह रहे थे कि फायदा ही असल में हुकूमत को होगा और पहला कदम भी हुकूमत ने उठाना है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत छोटे दिल का मुजाहरा इस लिहाज से कर रही है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का एक ऑर्डर है कि जुमेरात को मुलाकात करानी चाहिए सियासी रुफका की या उनकी फैमिली के जिनसे वो मिलना चाहें लिस्ट के मुताबिक, लेकिन आज भी 6 लोगों की लिस्ट बनी हुई थी, इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी गई। तो आपके ख्याल में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर पर अमल ना होना पीटीआई की इस पर तशवीश सही है? देखें, इसमें जो मिलना ना मिलना जो है वो गवर्नमेंट से ज्यादा जो है लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज और जेल जो मैनुअल है उसके मुताबिक चीज़ों को पूरा करके मिलना जो है, उसमें कौन कौन मिलेगा, क्या मिलेगा और वो लिस्ट कहाँ से आएगी, वो इमरान खान की अपनी लिस्ट है और जिस लिस्ट में जो नाम आते हैं वो हमारी जो हमें लाइक जो ऑर्डर्स हैं उसको जेल मैनुअल के थ्रू या जेल के जो काम है उसको फॉलो करते हैं और पहले भी किया गया और अभी भी वो सीधा यही करेंगे जो अंदर से लिस्ट आएगी फाइनल।
सर लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसमें जाहिर है जेल इंतजामिया ने उस पर अपना कंसेंसस दिया था, इत्तफाक राय हुआ था कि एक लिस्ट बनेगी, उस लिस्ट के मुताबिक मुलाकात हो जाया करेगी, तो मुलाकात तो हो ही नहीं पा रही है, जुमेरात वाली मुलाकात बिलखुसूस नहीं हो पा रही। पास चीजें जो होती है ना वो डीप एप्रिसिएशन की होती हैं और उसमें ज्यादा आपको थोड़ा सा प्रोब डाउन करना पड़ता है। ये जो लिस्ट होती हैं ये इनको, अब जब इमरान खान का आप बात कर रहे हैं कि वो किसी और चैनल से भी इंगेज है या वो बात कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि उनकी तरफ से ही जो नाम आएंगे उन्हीं से मुलाकात होगी। अगर वो नाम उनकी तरफ से नहीं आएंगे तो फिर मुलाकात नहीं होगी। सही है सर, ये मुलाकात होनी चाहिए। चंद साहब आपकी राय में? लेकिन जी जब आपने सुलह करनी हो, जब मामलात चलाने हो, तो कोई तो जसर देंगे। जब आपने मुस्बत का, मेरे ख्याल में चीज़ें चल पड़ेंगी। अब आप वो ठीक कह रहे हैं, गौर खान साहब मीडिया पे हाइप नहीं आनी चाहिए और हुकूमत, मेरे ख्याल में हमें ज़रूरत है। सच्ची बात है, हमारे आप नीचे पब्लिक में जाए ना, क्राइसिस बहुत बड़े हैं और क्राइसिस में जब मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो क्राइसिस से हम नहीं निपट सकते। एज ए कौम, एज ए पाकिस्तानी, दुनिया कहाँ पे जा रही है देखें ना। यूरोप, स्कैंडिनेवियन कंट्री जाएं, दुनिया में जाएं, तक छोटे छोटे मुल्क हैं हमारे, एक एक शहर जितनी उनकी आबादी है, और वहाँ लिविंग स्टैंडर्ड देखें, वहाँ का रूल ऑफ लॉ देखें, वहाँ एक दूसरे के साथ उनका जो ह्यूमन नेचर के तौर पे जो, मैं समझता हूँ हम पाकिस्तान बहुत हम पीछे हैं उस मामले में। और आगे लेके जाना सियासी लोगों का, पॉलिटिकल क़यादतों की काम है, यही काम है ना सियासी जमातों का, यही काम है पॉलिटिकल क़यादतों का। और अब जो हमारी लड़ाई है ये 1985 से जिस तरह चली आ रही है, शहीद बीबी ने और मियाँ साहब ने ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से फिर ना आई। और ये ख्वाहिश कई और से आती हैं, ये एजेंडा किसी और का होता है। वो कहते हैं ना, मैं पसंद हूँ किसी और की। बिल्कुल सही है। तो ये मेरे ख्याल में पॉलिटिकल फोर्सेस को अल्टीमेटली, वैसे चले मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ प्रोग्राम में। इसमें जो लीड ले सकते हैं ना पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में या पॉलिटिशियंस में या लीडर्स में, वो शायद बिलावल साहब लीड ले सकते हैं। जरा इस पर अपनी राय का। बिलावल साहब के आज अभी मैं एक इंटरव्यू सुन के आया हूँ, मैं बल्कि बैठा था उनके पास, तो मैं वो बिलावल साहब ने तो बड़ा क्लियर कहा है कि इस मुल्क में सीज फायर होना चाहिए। हाँ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। बैरिस्टर उमैर नियाज़ साहब भी तशरीफ ले आए हैं। बैरिस्टर साहब, आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही थी। मेरा सवाल आपसे ये था कि ये बड़ी अच्छी बात है, अभी चंद साहब कहते हैं कि सीज फायर होना चाहिए, बिलावल साहब भी इस पर इंसिस्ट कर रहे हैं, ये सबके लिए एक ज़बरदस्त मौका है, हुकूमत के लिए भी, पीटीआई के लिए भी। लेकिन इसके लिए जाहिर है हर एक को एक एक कदम पीछे भी हटना पड़ेगा। क्या पीटीआई अपने हिस्से का एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार है, और आपकी क्या डिमांड होगी? देखें, डिमांड्स क्या, सिंपली हम देखें कि रूल ऑफ लॉ कायम हो। हम क्या कह रहे हैं, हम कोई एक्स्ट्रा फेवर तो डिमांड ही नहीं कर रहे। जैसा आज इमरान खान साहब का केस अलकादिर वाला लगा हुआ था, देखें अलकादिर में प्रोसिक्यूशन आए, पेश तो हुए ना, अपना मुकदमा लड़े। हम नहीं कह रहे कि वो कंसीड करें, ठीक है, अदालत फैसला करे। मगर बात है कि जब चीज़ों को गैर ज़रूरी तवालत देनी शुरू कर दें कि ऑब्जेक्टिव ये हो कि इमरान खान का टेन्योर ज़्यादा लंबा जेल में गुजारा जाए, तो वो वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। अदालतें अपना काम उन्हें करने दिया जाए। बाकी जो सियासी कैदी हैं, अब देखें ना, नॉर्मल केसेस में अब देखें एजाज चौधरी साहब की ज़मानत हुई, ठीक है ना, सिमिलर रोल वाले बाकी लोग भी मौजूद हैं। वो किस तरह से, डॉक्टर यास्मीन राशिद, जिन्हें जो 96 जो मुकदमा है मेन कोर कमांडर हाउस वाला, उसमें वो बरी हुई है, तो बाकी मुकदमों में आपने 2 साल के करीब का अरसा किस तरह से रख लिया। मतलब ये सारे जो ऐसे हैं ना कि एक किस्म के कहें कि पिंचिंग पॉइंट्स हैं। मतलब जो चीज़, जो तरीके इंसाफ को, जो चीज़ आप कहें ना कि बैठने नहीं देती, तो जिसकी तरफ बंदा सोच के ही अपने, जैसा से उमर चीमा के हालात, मियां महमूद रशीद इनके देखें तो बंदे को दुख होता है। आखिर में देखें, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को पॉलिटिकली डील करें। जब आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स को टेररिस्ट लेबल करना शुरू करेंगे, प्रॉब्लम वहाँ होता है। तो आज एक अच्छा मौका है, ठीक है, स्पीकर चैम्बर से आगाज होगा, चीज़ों को देखें बेहतर तरफ जा सकते हैं। एक तरफ आप ये शिकवे करते हैं कि अब मुलाकातें नहीं हो पा रही हैं आपके लोगों की, आज भी मुलाकातें नहीं हुई, लेकिन अभी बैरिस्टर साहब भी ये बात कर रहे थे, दानियाल साहब भी, और एक राय लोगों की ये है कि मुलाकातें कुछ अरसे से जो नहीं हो रही, इससे भी फायदा ही हुआ है। टेम्परेचर थोड़ा नीचे आया है, इमरान खान के बयान, बहुत बड़ा गर्मा गर्म बयान आते थे, वो नहीं आए हैं, तो इससे टेम्परेचर नीचे ये बेहतर ही हो रहा है जो हो रहा है। नहीं, देखें टेम्परेचर कैसे नीचे है, ये तो तहरीक इंसाफ ने बर्दाश्त किया।
है, वरना कहीं हुआ है कि पार्लियामेंटेरियंस को जेल के बाहर डंडे पड़े, कमर पे लोगों के डंडे टूटे। आमिर डोगर का आपने गिरेबान चाक दिखाया ना, मगर फिर भी क्योंकि मौका ऐसा नहीं था इस तरह की बातें करने का, हमने वो सह लिया, हमने वो यूनिटी दिखाई, क्योंकि जो जितनी बड़ी लड़ाई थी और जिस तरह के मक्कार दुश्मन का सामना था उसमें इफ्स एंड बट से काम नहीं चल रहा था, तो हमने वो उसका खुला मुजाहरा किया। मगर आप देखें, अब पॉलिटिकल मैदान है, पॉलिटिकल मैदान में बयानबाजी भी होगी, बाकी चीज़ें भी होंगी, मगर ये तो होता है ना कि जो सेनर फोर्सेज होती हैं दोनों तरफ की, उन्होंने बैलेंस रखना है, तो उस बैलेंस रखने के लिए सारे अपना किरदार अदा करें। कोई एक आधा बयान ऊंचा नीचा भी आ जाता है, उससे डेविएट फिर नहीं करना चाहिए प्रोसेस को। बैरिस्टर साहब, इसमें हम देख रहे हैं कि बैरूनी चैलेंजेस इस वक्त बहुत बड़े हैं। एक तरफ बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, वहाँ इंसर्जेंसी है, दहशतगर्दी के मामलात हैं। फिर आज ही जयशंकर का जो बयान आया कि जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ख़त्म नहीं होती तब तक हम पानी का मसला, यानी वो वाटर ट्रीटी जो है वो सस्पेंड ही रहेगा। राजनाथ सिंह पाकिस्तान के जौहरी हथियारों को IAEA की निगरानी में देने की बात कर रहे हैं। तो ये एक बयानिए की जंग भी है जिसको अभी पिछले दिनों में पाकिस्तान ने बहुत बेहतर तरीके से हैंडल किया है, और उसमें अता तारड़ साहब ने भी, DGI SPR ने भी, दोनों ने भी उन तमाम सेगमेंट्स का शुक्रिया अदा किया जिसमें PTI के लोग भी शामिल हैं जिन्होंने एक नैरेटिव बनाने में अपना रोल प्ले किया। तो आपके ख्याल में सर, ये इस तरह के बयानिए से निपटा कैसे जा सकता है? पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है इस मौके पर? देखें, आज भी एज वी स्पीक राइट नाउ, जो पूरा भारत का जो अंदर मुनाफिकाना रोल है वो ख़त्म नहीं हुआ। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि पाक जो उनको डज लगी है तो वो अपनी हर तरह से कोशिश रखेंगे कि पाकिस्तान के साथ कोई ना कोई इंगेजमेंट रखें। लेकिन इसी टाइम पे हमारी पाक फौज, हमारे फोर्सेस के जवान वो हर चीज़ को बड़ा गौर से देख रहे हैं और हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, एंड वी स्टिल एट स्टेट ऑफ वॉर। देखें, और हमारी कोशिश भी है कि जो इंटरनल हमारे इश्यूज हैं हम उनको हल करें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप मकान के ऊपर चढ़ें तो आप गालियां दें, और फिर जब आप नीचे आ जाएं तो फिर आप कहें अब तो हम सुलह कर लेते हैं, और फिर आप ऊपर चढ़ के गालियां दें। देखिए, आपने ये जो बॉल है ये आपकी कोर्ट पे है। हुकूमत आपके साथ बात करने में और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज भी जो होंगी, ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, खासतौर पे गवर्नमेंट इज रेडी टू टॉक एंड टू सेटल डाउन थिंग्स, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि आप मुल्क को कमजोर करने की बात करें, गालियां दें और कभी क्या बातें करें, और कभी किसी को हुब्बे वतन का और कभी कोई और टैग या आप ओहदे तकसीम करते फिरते फिरे। तो अगर आपने इतना अच्छा आगे आपका कंडक्ट रहा है, रोल रहा है जिन लोगों का, तो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज उसी चीज को उसी तरह फॉलो करके आगे लेके जाना चाहिए, और इंशाल्लाह फिर आगे रास्ते भी खुलेंगे। आप समझते हैं कि आगे बढ़ने के लिए और चीजें बेहतरी की तरफ भी जाएंगी? आप समझते हैं कि आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा माजी को भूलना पड़ेगा, क्योंकि कल मरियम नवाज साहबा ने जो पूरी तकरीर की वो सारी 9 मई के हवाले से थी, और वो याद दिलाते नहीं कि ये इन्होंने 9 मई किया और देखिए इन्होंने ये किया वो किया, सब कुछ जाहिर है वो तो हुआ जो तारीख का हिस्सा है। और फिर हनीफ अब्बासी साहब की सर स्टेटमेंट। लेकिन आप हर मुलाकात पर देखें, हम चाहते हैं कि हम माजी को भूल कर हम आगे चलें, लेकिन अगर आप हर मुलाकात पर हमें फिर छुरी मार कर जख्मी करेंगे और आप कहेंगे कि आपका खून क्यों निकल रहा है और खून को साफ करने की बात ना करो, तो फिर इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर आपने चीजों को, माजी को चाहते हैं कि भुलाकर चीजें आगे चलाएं, तो फिर छुरी की जगह मरहम रखने की जरूरत है, चीजों को मुफाहमत से हल करने की जरूरत है, और चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जाने की जरूरत है। दैट इज द वे थिंग्स कैन गो फॉरवर्ड। बिल्कुल, छुरी हुकूमत के पास होती है बैरिस्टर साहब, आप अपनी छुरी जो है ना उसको रख दें बस। सर वैसे चंद साहब, इसमें एक चीज ये बताइए ना कि क्या माजी का हिसाब किताब करके ही आगे बढ़ा जा सकता है चंद साहब, या हिसाब किताब करना? मेरे ख्याल है जब माजी को भूलना पड़ेगा हमें सबको बोलना पड़ेगा। कुछ शिकवे पीटीआई के भी हैं, उन्हें भी आगे निकलना पड़ेगा। अगर इस रियासत को, इस पॉलिटिकल फोर्सेस को अगर पार्टी माफ कर सकती है, मतलब क्या छुरी हुकूमत के पास होती है और किसी के पास नहीं होती, और हुकूमत का पर एंड होता है। तो कस्टोडियन भी हुकूमत होती है मुल्क के। वोट इसलिए लोग देते हैं ना, हुकूमतें आप इसलिए बनाते हैं कि आपने सबको साथ लेके चलना है और आपने अच्छे भले के, तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। आप वैसे साहब कुछ कह रहे हैं? इनको आज भी इंगेज करने की कोशिश थी, आज भी स्पीकर साहब के पास इनकी पूरी टीम आई भी थी, उनके साथ ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत चल रही है। हमारी कोशिश है कि चीज़ों को आगे, स्पीकर साहब भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं और भी लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं, मुफाहमत से इनके साथ बैठ कर सैनिटी प्रिवेल करें और चीज़ों को हम हल की तरफ लेके जाएं। हमारी नेक ख्वाहिशात हैं आपके लिए जी और इनके लिए, अल्लाह करे ये बेहतर हो जाए। पीओ पार्टी इसमें अपना हिस्सा डाले। सर वैसे आप अगर पिछले 1-1.5 साल में इंपॉर्टेंट इवेंट्स को देखें
तो हमने देखा कि पीपल्स पार्टी जो रोल प्ले करना चाहती है वो कर लेती है, कई लिहाज से उनको सक्सेस मिली है। जैसे नहरों वाले मामले पर उन्होंने किसी भी तरह से अपना मौक़िफ़ बनवाया है, 26वीं तरमीम वाले मामले पर उनका एक किरदार रहा है। और अब जो बिलावल ने नैरेटिव पूरी दुनिया के सामने और दिया वो है, किया, पाकिस्तान में ओनली एंड ओनली बिलावल भुट्टो सरदारी, बिलावल साहब थे, और जाहिर है PMLN के हवाले से। और आज हमारा ही एटम बम भी आपके काम आया, पीपल पार्टी की मिसाइल भी आपके काम आया। नहीं, वो तो कल मरियम साहब ने कहा कि JF-17 हमने बनाया था। वो जो है ना, वो हिस्ट्री जरा देख ले। मैं अब इस वक्त माहौल इस तरह ना अच्छा बन गया है ना, नहीं करना तो इस वक्त मैं उसका जवाब नहीं देना चाहता। अब जो वहाँ की इतलात और नशरियात वजीर ने जो जवाब दिया है नून लीग के लिए, वो काफ़ी है। इस पर तो एक डिबेट चली, लेकिन वैसे कल ये वज़ीर आज़म साहब ने वाजे कर दिया है, उन्होंने तो कोई भाम छोड़ा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, ये डिज़ाइन जो है सारा का सारा आर्मी चीफ का था। अज़मा बुखारी का तो जवाब वैसे चंद साहब दे दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि नहीं, आप उन्हें गलत फहमी हुई है। अज़मा बुखारी को चाहिए मरियम औरंगजेब से कोई ट्रेनिंग ले ले इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की। ठीक है, चलें। उमैर साहब, कोई एक शर्त आप समझते हैं कि इसके बगैर तो बात आगे बढ़ ही नहीं सकती, क्या वो इमरान खान की रिहाई है? देखिए, रिहाई तो अदालतों के थ्रू होनी है, और जिससे मैंने अदालतों के थ्रू तो तभी होनी है ना जब कोई मामला प्रोसिक्यूशन ने भी रोल होता है ना। प्रोसिक्यूशन ने जितने केसेस बनाने थे बना लिए, अब तो तोशा खाना बार बार रिपीट कर करके उसका तीसरा वॉल्यूम ले आए हैं। ठीक है, तो वो तो चलता रहेगा, मगर उनमें है नहीं। बात है कि अदालत ने केसेस सुने से सब कुछ होना है, फिर आप मुज़ाकरात कर किस लिए? नहीं, देखिए, मुज़ाकरात का बहुत है। मैंडेट का क्या डिस्प्यूट नहीं मौजूद, क्या रिजर्व सीटों का इशू नहीं है, उसको क्या हम अंडर द कारपेट डाल दें? ठीक है ना, इतना बड़ा दिन दिहाड़े जो है ना इलेक्शन कमीशन, अगर आप हुकूमत से 8 फरवरी वाला मैंडेट मांगेंगे तो कोई हुकूमत खुद को घर भेजकर तो आपको वो मैंडेट नहीं दे सकती। बात है, बात करनी तो है ना किसी फोरम पे। अगला इलेक्शन नहीं होना, क्या इलेक्शन इसी तरह से होंगे पाकिस्तान में जैसे पहले होते रहे हैं? क्या किसी इलेक्शन का ऑडिट नहीं होना? देखिए, चीज़ें किसी न तरीके से लगाई जाए। हम तो प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, अभी उन लोगों को बैठने दें, अपनी सजेशन रखने दें, पता चलेगा कि वो किस पैराए में बात जो आपने जंग में मुस्बत किरदार, अच्छा किरदार। कौन नहीं चाहेगा? आप इंडिया वाली कमेंट्री शुरू कर देंगे मीडिया में, कौन नहीं चाहेगा हमारे अंदरूने सियासी मामलात पर, तो फिर मामलात फिर नहीं रुक जाएंगे। अच्छा, पहले जो मुज़ाकरात खराब हुए हैं, क्या आपके ख्याल में मीडिया की वजह से हुए हैं या मीडिया का किरदार है? आपका काफी हिस्सा है उसमें। क्या आप एनालिसिस करके देख लें, हर चीज को देखें, कोई बयान करने जो कुछ कमरे के अंदर की चीजें होती है वो बाहर नहीं है जब तक मैच्योर ना हो जाए। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका कद काठ बहुत छोटा होता है, सियासी लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, वो बाहर निकल के, कोई जेल से बाहर निकलता है, कोई असेंबली से बाहर निकलता है, वो शुरू हो जाता है फायरिंग अपना मीडिया टाइम लेने के लिए। ये तो आप भी समझते हैं ना, अगर एक सहाफ़ी के पास खबर हो तो वो उसको रोक नहीं सकता। नहीं सर, बेहतर तो ये है ना कि फिर मीडिया को खबरें दी ना जाए, रोकी जाए। कौन देते हैं ये खबर मुखबर जो होते हैं ना, ये भी आपने कद काट बढ़ाने के लिए ज्यादा होते हैं। इनको खबर मुखबर भी होते हैं, हर पार्टी में होते हैं, और वो पीटीआई में ज्यादा है। वैसे मैं माजरत के साथ आपको मैं जानता हूँ उनको। अच्छा, नहीं, वैसे पीटीआई वाले ये तो कर रहे हैं कि जब इनसे पूछे ना कि कोर कमेटी की मीटिंग में क्या हुआ, वो कहते नहीं, हमने हलफ दिया हुआ, बाहर बात नहीं करेंगे। तो कमल शौजब की वीडियो लीक हो गई। हाँ, वो वीडियो लीक हो गई। ये तो मसाइल चल रहे हैं। देखिए सर, ये इस वक्त पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की और उसमें जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, हम हालत जंग में हैं। आप चंद साहब, इस यहाँ से आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर मजीद क्या कोशिशें करने की ज़रूरत है? चलिए, ये तो इंटरनल इश्यूज हम सेटल कर रहे हैं। जो इस वक्त जो जिस तरह इंटरनेशनल फोर्सेस ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया है, एक दहशतगर्दी का एक परमानेंट एक इदारा कोई ऐसा प्रोब करने का बना दें, जो भी कोई वाक़या हो वहाँ उसकी में इंक्वायरी करा ली जाए। पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है, हम सहूलतकार नहीं हैं, हम शिकार हैं। जो विक्टिम है, हम तो चाहते हैं कि दहशतगर्दी इंडिया में भी ना हो, पाकिस्तान में भी ना हो, लेकिन वो कलभूषण भी तो हमारा तो वो कलभूषण पकड़ा हुआ है, तो उसको ट्रायल करें, को सामने लाएं। पाकिस्तान, अब पुराने पाकिस्तान की आप बात करें, गलतियां माजी में हमसे भी हुई, लेकिन अब पाकिस्तान बदल चुका है। यकीन मानिए दहशतगर्दी के मामले में, क्योंकि हमने इतना नुकसान उठा लिया है बैरून किसी की जंग, जब हमने अपनी सरजमीन पर लड़ी है तो उसका नतीजा हम आज तक भुगत रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान की अवाम भी चाहती है कि हम अमन से, हम पड़ोसी ममालिक से, इंडिया समेत अच्छे तल्लुकात चाहते हैं। हम अफगानिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात चाहते हैं, जिस तरह एक सॉवरन कंट्री के साथ होता, तो सब अमन चाहते हैं जी। तो इस अमन में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मोदी वाला पाकिस्तान नहीं है, ना इंतहा पसंद, ना सोच यहाँ के प्रिवेल करती है। ये मॉडरेट एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की तरफ हम जा रहे हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल फोर्सेस को, अरब ममालिक को, चाइना को, ईरान को,
सबको मिडिल ईस्ट में बहुत कुछ हो रहा है, अभी लोग $600 बिलियन 1.3 ट्रिलियन ट्रेड की तरफ जाएं, अपने लोगों को तालीम दें, अपने लोगों को सेहत दें, अच्छी सहूलतें दें। अब सिर्फ अशराफिया ना इंजॉय करें इस मुल्क के वसाइल को, गरीब को भी वसाइल इंजॉय करने दें। गरीब भी कभी बैठ के सोचे कि मेरे बच्चे के फीस मुफ्त, मेरा बच्चा MSc करेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, उसका भी ख्वाब है। तो ये उनको ख्वाब देखने दें। अगर हम सिर्फ यही जंगें लड़ते रहे और यही आपस में लड़ते रहे और सिर्फ दहशतगर्दी का शिकार होते रहे, खुदा न खास्ता, और दहशतगर्दी सोर्स ऑफ इनकम किसी और का है, उसका पाकिस्तान से तल्लुक नहीं है, पाकिस्तान की आवाम से तल्लुक नहीं है। जिनका दहशतगर्दी सोर्स ऑफ इनकम है, जिन्होंने मजहब सोर्स ऑफ इनकम बनाया हुआ है, उन लोगों को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही। उमैर साहब, ये जाहिर है ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है या PTI उसका किसी भी तरह से एक बहुत बड़ा हिस्सा या सबसे बड़ा हिस्सा तो रही है। अब सबसे ज़्यादा किरदार भी PTI का ही बनता है और उसके लिए आपको इंटरनल रिफ्ट जो है उसको भी ख़त्म करना पड़ेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक रिफ्ट जो है वो अलीमा खान साहबा और कमल शोजब के दरमियान चल रही है, एक जुनेद अकबर और अलीमिन गंडापुर के दरमियान चल रही है, पार्टी में बहुत सारी ग्रुपिंग है। ये अपनी ग्रुपिंग ख़त्म नहीं होगी तो ये आप कौमी धारे में PTI को कैसे शामिल करेंगे दोबारा से? देखिए, कौमी धारे में तो PTI मौजूद है, आज भी उसका मेजर शेयर है, चाहे जिस तरह से भी डिनाई किया गया। बाकी देखिए, इंटरनल रिफ्ट ये उस लेवल की नहीं है कि कोई पार्टी के कंट्रोल की जंग हो। पार्टी का कंट्रोल किसका? इमरान खान का है। किसका डिसीजन चलेगा वो इमरान खान का चलेगा, सबको वाज़ेह है। और इस हकीकत का बड़े अच्छे तरीके से आज जैसा अली अमीन CM बैठे तो किसके बलबूते पे बैठे हैं? इमरान खान के बलबूते पे। आज वो सपोर्ट ना हो तो वो CM भी नहीं है। आज अगर PAC का चेयरमैन जुनैद अकबर बैठे हैं, किसके बलबूते पे बैठे हैं? इमरान खान के बलबूते, मेंबर्स के बलबूते पे नहीं बैठे। अगर इमरान खान का मैंडेट नहीं है तो वो PAC के भी नहीं। तो इस हकीकत का सबको पता है। तो बाकी जो है ना, देखें, बाहर जब आउटवर्ड लड़ाई होती है ना, उसके लिए सारे मुत्तहिद हैं, सारों को पता है कि पार्टी की क्या लाइन है, किस तरह से टो करना है, तो उसमें ये चीज़ें अफेक्ट नहीं करने लगी। सही है, बहुत शुक्रिया। जिस तरह से चंद साहब कह रहे थे कि दुनिया में इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है और हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अभी सऊदी अरब, फिर कतर और उसके बाद UAE पहुंच गए हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो और अमेरिका शाम के लिए पाबंदियां नरम कर रहा है और अगर अमेरिका जो है वो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करना चाहता है, चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने एक ज़माने के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ख़त्म कर रहे हैं, जानते हुए कि चैलेंजेस क्या हैं, तो पाकिस्तान के लिए भी एक सबक है कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में भी अपनी इंटरनल इशूज़ को ख़त्म करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है और लोगों के बारे में सोचने की ज़रूरत है, जिस तरह से भी हमारे यहाँ बात भी हो रही थी। चंद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। उमैर साहब और दानियल साहब भी हमारे साथ मौजूद है। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद ज़रा डोनाल्ड ट्रंप के इस दौरे की अहमियत क्या है, सियासी अहमियत है या तजारती अहमियत है या दिफाई अहमियत है, इस पर बात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मशरिक़ वस्ता के दौरे पर हैं। सऊदी अरब और कतर से होते हुए वो अब UAE पहुंच चुके हैं। ईरान के हवाले से भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि न्यूक्लियर डील होने के करीब है और शाम से पाबंदियां हटाना भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट समझा जा रहा है। इस सारे मामले पर हम गुफ्तगू करेंगे। नगमाना हाशमी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं। बहुत शुक्रिया नगमाना साहबा। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी तजज़ियाकार हैं, दिफाई तजज़ियाकार हैं। इनफैक्ट बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। नगमाना साहिबा, ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप के दौरा मशरिक़ वस्ता को आप कैसे देख रहे हैं, ख़ास तौर पर जो इजराइल का तनाज़ुर है, जिसमें अब कहा जा रहा है कि शायद इजराइल अमेरिका की पहली तरजीह नहीं रहा और अपने कैनवस को अमेरिका वसी कर रहा है, तो इस दौरे पर आपका कमेंट क्या है? बहुत शुक्रिया जी, पहले तो मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। और ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप का दौरा मिडल ईस्ट है, ये बहुत ही अहमियत का हामिल है, इकोनॉमिक फ्रंट पे भी, पॉलिटिकली भी और स्ट्रेटेजिकली भी। बिकॉज इस एरिया में अमेरिका अब अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको थोड़ा सा रिव्यू कर रहा है। और इस वक्त जब उन्होंने ये अब्राहम अकॉर्ड्स किए थे, तो आपको याद होगा कि सऊदी अरेबिया तो बिल्कुल ही किसी सूरत उस वक्त राजी नहीं थे। और ये बहुत अच्छी बात है कि वो अभी भी राजी नहीं है, क्योंकि आपने देखा था उन्होंने बड़े सटली अपनी तकरीर में कहा था कि वी वुड लाइक कि वो इसको ज्वाइन करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, जिसका उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि जी जब तक ये फ़लस्तीन की रियासत का मसला हल नहीं होगा तो
इसराइल को बिल्कुल किसी हालत में तस्लीम करने का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि पिछली दफा जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो सऊदी अरेबिया ने उन्हें 500 बिलियन दिए थे। इस दफा वो 1 ट्रिलियन मांग रहे थे, लेकिन 600 बिलियन फिर भी सऊदिया ने कमिट किए थे, जिसमें अब आप देखें कि 142 बिलियन की तो खाली डिफेंस डील्स है। दैट मीन्स के इस खित्ते में इंडिया अब सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, इनको मिल के, खासतौर पे यूएई और सऊदिया को मिल के स्ट्रेंथन करना चाह रहा है, और सऊदिया के थ्रू वो चाहता है कि बिगर रोल सऊदिया प्ले करे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी और सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी। इसीलिए आप देखिए कि कहने को तो जब ये शाम में लोग आए तो सबने कहा कि जी दहशतगर्द हैं और ये आईएसआईएस के लोग हैं एंड दिस दैट एंड द अदर, बट फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ना सिर्फ उनको मिले बल्कि ये भी कहा कि वो बहुत अच्छा आदमी है। और ये जो उन्होंने शाम से हटाई हैं पाबंदियां, ये भी सऊदिया के कहने पे हटाई हैं ताकि उधर रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट हो सके और इस पूरे एरिया में सऊदिया का इन्फ्लुएंस और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाए। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो सऊदिया कर ही रहा है, डाइवर्सिफाई कर रहा है अपने आप को टेक्नोलॉजी में, क्या कहते हैं, नॉलेज इकोनॉमी में, कंस्ट्रक्शन में। और वो जो उनका विजन 2030 है, इस वक्त वो उससे अमेरिका ने अपनी जो उनके साथ ताल्लुकात है उसको अलाइन किया है और वो विजन को सपोर्ट कर रहे हैं। ये पहली दफा है कि इतना बड़ा मुआहदा अमेरिका की तारीख में, इतना बड़ा डिफेंस मुआहदा नहीं हुआ। बिल्कुल सही है। तो इसको फिर हम कैपेबिलिटी की भी बात कर रहे हैं। देखिए वो इसमें न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की भी बात कर रहे हैं, आईटी की भी बात कर रहे हैं, बिग डाटा की, कम्युनिकेशन की, बहुत सारी चीजों की वो बात कर रहे हैं। तो समझने की बात मेरे नाक़िस राय में ये है कि ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम ईरान से न्यूक्लियर डील जो है वो करीब है, लेकिन बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे ये कॉन्सेंट्रेशन तो सऊदिया और ईरान वो नहीं चाहते कि ईरान जो है उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स आए, तो उसको बैलेंस करने के लिए वो अब सऊदिया को कह रहे हैं कि हम आपको न्यूक्लियर फील्ड में भी फैसिलिटेट करेंगे। सो लेट अस होप कि ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों बहुत सेंसिबल मुल्क है और बहुत अरसे के बाद, अभी आपने देखा था पिछले 2-3 साल पहले उनके रिलेशंस रेस्टोर हुए और एम्बेसी दूसरे के मुल्क में आई हैं। तो लेट hope this will have positive results, but it is too soon to say anything. जी बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि न सिर्फ तकनीकी लिहाज से अहमियत है ब्रिगेड साहब इस दौरे की, बल्कि सियासी लिहाज से भी बहुत अहमियत है, दिफाई लिहाज से भी अहमियत है और एक तरह से एक अलाइनमेंट भी हो रही है इस पूरे रीजन में। मगर इजराइल के हवाले से ये भी तो अमेरिका सऊदी अरब से चाहता है कि इजराइल को तस्लीम किया जाए और उसके साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए। आपके ख्याल में इस नई अलाइनमेंट के साथ अमेरिका इजराइल को कहां पर प्लेस कर रहा है ब्रिगेड साहब? देखिए, एक बात बड़ी क्लियर करें, इजराइल रिमेन्स अ डार्लिंग ऑफ यूएसए एंड इजराइल रिमेन अ प्रॉक्सी ऑफ यूएसए अगेंस्ट मिडल ईस्ट। ये बड़ी क्लियर में बात होनी चाहिए और वो बहुत प्लान करके आए हैं। दे वांट के सऊदी अरब और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज फाइनली इजराइल को एक्सेप्ट करें। और मेरे ख्याल में ट्रंप इज़ वर्किंग कि किस तरीके से पैलेस्टाइन को एक स्टेट छोटी सी दी जाए, जाके वो फेस सेविंग के लिए सऊदी अरब में भी ये कहा हुआ है कि जी जब तक 2 स्टेट्स नहीं बनती हैं हम इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इन लाइन बाकी कंट्री में, इस्लामिक कंट्री जितने भी हैं, देर वेटिंग है पैलेस्टाइन इशू ख़त्म होगा तो हम करेंगे। ये तो बड़ी, और आई एम श्योर कि ये दे हैव डिस्कस इन डिटेल और मेरे ख्याल में उन्होंने काफ़ी कन्विंस किया होगा मोहम्मद सलमान को कि आप इसके ऊपर सोचें और हम वी आर फाइंडिंग ए सोल्यूशन के कैसे 2 स्टेट की बात की जाए। नंबर 2 देखें, एक ईरान को अमेरिका कभी भी कमज़ोर नहीं करेगा, प्लीज बी क्लियर। अगर ईरान कमज़ोर हो जाएगा मीन्स कि मिडल ईस्ट को वो कैसे अपना वॉर मशीनरी बेचेगा।
उन्होंने यही किया हुआ है कि ईरान को हवा क्लियर डराया हुआ है, न्यूक्लियर वेपन्स की बात की जबकि ईरान नहीं बना रहा। इसी गार्ड में आपके सामने तकरीबन $150 बिलियन का जो है अभी कतर वेपन एमुनिशन ले रहा है, $200 बिलियन के करीब जो है वो सऊदी अरब ले रहा है, 600 बिलियन की बाकी इकोनॉमिक डील हुई है जिसमें कम्युनिकेशन, सो मेनी थिंग्स आर देयर। यूएई को कोई थ्रेट नहीं है, वो 25-30-50 बिलियन डॉलर का ले रहे हैं, बाकी अरब ममालिक ले रहे हैं। सो आज ईरान को अगर ये न्यूट्रलाइज करते हैं देन ये वो मिडिल ईस्ट कंट्री क्यों वेपन एमुनिशन लेंगे, उनको किससे डर है? इजराइल से तो मुकाबला करना नहीं चाहते हैं, दैट्स एंड ऑफ इट। सो वी शुड बी वेरी क्लियर, यस ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को वो कहीं ना कहीं एक हद तक रखना चाहते हैं ऐसे कि थ्रेट भी रहे मिडिल ईस्ट को न्यूक्लियर का, लेकिन ईरान न्यूक्लियर पावर भी ना बने। और इसी गाँव में वो दबा के वेपन एमुनिशन हर चीज अपने जो $1-2 ट्रिलियन के देने हैं वेपन एमुनिशन को दे रहा है। ये ट्रम्प की पॉलिसी है और ट्रम्प इज गोइंग वेरी सक्सेसफुली डूइंग ऑल दिस थिंग। सही। लाइकवाइज इसके बाद आई एम श्योर कि इसमें पाकिस्तान की बात हुई होगी कि पाकिस्तान की ईरान की इंडिया के स्टैंड अप उस पर बात हुई होगी कि जी अभी वो ही आल्सो वांट कि दे हैव रियलाइज्ड कि कश्मीर रिमेन्ड अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, जो पाकिस्तान हमेशा कहता रहा और अभी पाकिस्तान ने ये सबको रियलाइज करा दिया कि कश्मीर रिमेन अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। सो अब वो दे हैव रियलाइज कि कहीं ना कहीं इसका हल निकालने की जरूरत है, अदरवाइज ये रीजन will remain embroiled in the threat of nuclear ये war, और खुदा ना खासा होती है तो ये रीजन को क्या होगा और ग्लोबली इसके क्या इफेक्ट होंगे। तो ये इस वक्त सिचुएशन है। पाकिस्तान हैज रीइमर्ज्ड एज अ वेरी प्रोफेशनल देन मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट विद प्रोफेशनल एंड बेटर हार्डेंड आर्मी। ये दुनिया को पता चल गया कि नो पाकिस्तान इज रियली अ पोटेंट फोर्स। और ये मिडिल ईस्ट को भी पता चल गया, जो अब मिडिल ईस्ट ज़्यादा हमारी तरफ भी देखेंगे अपने लोगों को भेजने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, हेल्प के लिए। जो पहले आहिस्ता आहिस्ता वो कभी इंडिया की तरफ जा रहे थे, कहीं और जा रहे थे, वी अब देव कम टू नो व्हाट इज प्रोफेशनल प्रोग्रेस लाइक एयरफोर्स की, हमारी ग्राउंड फोर्सेस की, नेवी की। सो आई थिंक दिस विजिट ही हैज कम ऑन पोलिटिकल देन इकोनॉमिकल। बिल्कुल सही है। और नगमाना साहिबा, पाकिस्तान तो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट रहा है और पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं और वो हर तरह से साइंटिफिकली भी पूरी तरह से महफूज हैं और पूरे ज़ाहिर है वो पाकिस्तान की जो अप्रोच उसमें रही है हमेशा वो प्रूवन है। लेकिन राजनाथ सिंह का ये कहना कि IAEA की निगरानी में दे देना चाहिए, आपके ख्याल में ये क्यों कहा गया और जो रिस्पांस पाकिस्तान की तरफ से आया है वो कैसा है? और जयशंकर की स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखती हैं जिसमें वो कहते हैं कि जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म नहीं होगी तो फिर पानी का मसला भी हल नहीं होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने खुद ही कह दिया कि ये एक प्रूवन फैक्ट है और इसको अमेरिका से लेके यूरोप से लेके पूरी दुनिया इस बात को बार बार एक्सेप्ट कर चुकी है। हालांकि बहुत प्रोपेगेंडा पहले मचाया था कि जी यहाँ तो एक्सट्रीमिज्म है और यहाँ पे टेररिज्म है और ये तालिबान के हाथ में चले जाएंगे न्यूक्लियर वेपन्स और तबाही आ जाएगी। लेकिन उसके बाद हमने बहुत मेहनत की है और हमने अपना नैरेटिव बहुत अच्छा बिल्ड किया है और कॉन्स्टेंटली जो IAEA के लोग हैं वो आते भी रहते हैं और सारी दुनिया ने इसको एक्सेप्ट किया इंक्लूडिंग द US के हमारे जो सेफ्टी मेजर्स हैं, जो कंट्रोल मेजर्स हैं वो बहुत सिक्योर हैं। और उसकी बनिस्बत अगर आप इंडिया से कंपेयर करें तो देखें उनके बाजारों में तो आपने देखा कि लोग यूरेनियम भी बेच रहे थे, उनके बाजारों में तो सेंट्रीफ्यूजेस भी जो हैं वो बिके हैं और उनके यहाँ लीकेजेस भी हुई हैं। तो इंडिया के तो बहुत ज्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी और कंट्रोल मेजर्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स है। तो जयशंकर साहब ठीक है, वो कहते हैं ना गोंगलुओं तो मिट्टी छंडना, तो वो तो इस वक्त गोंगलुओं पे से मिट्टी छाड़ है। उनको इतनी ज्यादा इस वक्त ठुक्के लगी है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि अब वो अपनी इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्या मुंह दिखाएं और क्या बातें करें कि उससे उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बहुत तेजी से डाइल्यूट हो रही है और डिसइल्यूजनमेंट हो रही है उसको कैसे रोकें। तो जाहिर सी बात है वो इस तरह की बहुत ही अनरीजनेबल बातें करेंगे। जहां तक
टेररिज्म का ताल्लुक है, तो आई थिंक उनके ब्लफ को हमने इस दफा टोटली एक्सपोज कर दिया है। हमने हर दफा कहा दुनिया को, हमने हर दफा उनके वो डोसियर्स भी दिए, और बेतहाशा मेहनत से तमाम एजेंसीज ने, फॉरेन ऑफिस ने, पॉलिटिकल लेवल पे सबने मिलके दुनिया को समझाने की कोशिश की कि इंडिया शरारत करता है, और बिकॉज यू आर ब्लाइंड टू इट, आप बहुत ज्यादा आपका उनकी तरफ मतलब रुझान है। व्हेन वी अंडरस्टैंड कि स्ट्रेटेजिक रीजंस की वजह से है आपका, लेकिन ये ठीक नहीं है कि वो हर वक्त अपने इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर को डाइल्यूट करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तराशी शुरू कर दे। जी बिल्कुल सही है। और ये आपने देखा कि जिस कॉन्फिडेंस, जिस फर्मनेस से पूरी कौम ने, सब इंस्टीट्यूशंस ने मिल के कह दिया, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस विल वी लेट दिस नैरेटिव गो कि जी हमने पहलगाम में हमारा कोई हाथ था। बिल्कुल। और इंडिया तो नगमाना साहिबा ये पॉइंट मेरी जुमला खत्म होने देना, एक मिनट प्लीज। जी जी। तो मेरा ख्याल है कि ये हमने जो उनको मैसेज दिया था कि ये बिल्कुल किसी हालत में हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। आप इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन कराने, थर्ड पार्टी, जिससे वो भाग गया तो एक तो उस वजह से हमारी क्रेडिबिलिटी ज्यादा बढ़ गई है। दूसरी बात यह है कि अब पूरी दुनिया को पता चल गया है, जब से कनाडा में, अमेरिका में, यूके और ऑस्ट्रेलिया में इनके डिप्लोमेट्स निकाले गए, उन्होंने एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स करवाई, कि इंडिया में बी इज नॉट व्हाट इट अपीयर्स टू बी। आई एम नॉट सेइंग कि कोई उनका ओवरनाइट ओपिनियन चेंज हो जाएगा, बट वी आर ऑन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग, मॉरली, लीगली, हर लिहाज। एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया नगमाना साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ब्रिगेडियर हारिस समाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।